उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी जीके की क्लास नंबर 15 स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मैं क्लास लेना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। कारण क्या है? कारण ये है कि आप सभी मित्र ऐसे हैं कि क्लास को देखने के बावजूद आप क्लास को ना तो लाइक करते हो और ना ही गाइज आप हमारा सपोर्ट करने की कोशिश करते हो। गाइज अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, आपके लिए मैं अपना कीमती समय निकालता हूँ, तो आप सबकी जिम्मेदारी, आप सभी का फर्ज बनता है कि कम से कम आप भी हमारा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप जितने भी मित्र क्लास को देखते हैं, अगर आप अपने एक एक प्यारे भाई बहन तक शेयर कर दो क्लास, तो गाइस हमारा सपोर्ट हो सके। लेकिन आप ऐसे हैं, सोचते हैं कि क्या फ़ायदा शेयर करने से, हमें क्लास तो मिल ही रही है। गाइस अगर आप कहीं पर पेड कोर्स खरीदेंगे या फिर अगर आप कहीं पर 1000 2000 रुपए भी देंगे तो आपको इतनी बेहतरीन क्लास नहीं मिलेगी जितनी बेहतरीन क्लास मैं आपको देने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो गाइस अगर आप डेली क्लास पाना चाहते हैं, क्लास आप सोचते हैं कि बंद ना हो, तो आप कृपया सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए और क्लास को शेयर कर दिया कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आज हमारी क्लास नंबर 15 है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं गाइस कि अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, कहने का मतलब है कि अगर आप क्लास को शेयर नहीं करेंगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। मेरा कुछ भी फायदा नहीं है क्लास लेने का। ठीक है, जो मैंने टारगेट बनाया है वो पूरा करने की मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन गाइस बिल्कुल भी मन नहीं लगता है जब आप हमारा सपोर्ट नहीं करते हो। गाइस अगर आप क्लास को लाइक नहीं करोगे और अपने मित्र तक शेयर नहीं करोगे तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। सो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र क्लास को शेयर नहीं किए हैं, वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दिया करें। डेली क्लास पाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मैं क्लास डेली पाना चाहता हूँ और क्लास बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर क्लास बंद नहीं होनी चाहिए तो आपको शेयर भी कर देना चाहिए। आपको भी अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि अगर मैं आपके लिए ताकत लगा करके आपके लिए पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, अगर आपका सिलेक्शन करवाने के लिए मैं पूरी जान लगा रहा हूँ गाइस, अपना कीमती समय आपके लिए मैं वेस्ट कर रहा हूँ, अपना कीमती समय आपके लिए खर्च कर रहा हूँ, तो आप सबकी जिम्मेदारी, आप सभी का फर्ज कर्तव्य बनता है कि आप भी क्लास को शेयर कर दिया करो। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अब आप इस बात से अवगत हो गए होंगे कि अगर डेली क्लास आप पाना चाहते हैं तो क्लास को शेयर करना होगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और रखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। मैंने आज इंग्लिश में भी टाइप कर लिया है, आप देख लो। बच्चे कहते थे कि इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप नहीं होते हैं, तो मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पर टाइप कर लिया है। आप इंग्लिश में भी देख लेना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन का आंसर देख सकेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग वालों में से एक था। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया गया था। Which of the following grains was among the first to be used by man? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जौ। मेरे प्यारे भाई, जौ का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है थोड़ा समझना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस ताम्र का, या फिर जिन्हें आप कहते हो तांबा। तांबा का प्रयोग किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तांबा, या फिर गाइस कहा जाए कॉपर। बात एक ही है मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तांबा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हो या फिर हेड ऑपरेटर का एग्जाम हो या फिर गाइस कहा जाए रेडियो ऑपरेटर, गाइस आप सभी जानते हैं कि ये भर्ती बोर्ड के द्वारा पहले ही विज्ञप्ति में जानकारी दे दी गई है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 50% अर्जित करने हैं। 50% आपको अनिवार्य कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई, आपको हर एक क्लास को अच्छे से देखना होगा। ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप रीजनिंग अच्छे से जानते हैं तो आप रीजनिंग को अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन पा सकते हो। नहीं मेरे प्यारे भाई, आपको हर एक सब्जेक्ट को ध्यान देना होगा और हर एक सब्जेक्ट में 50% अनिवार्य किया गया है। तो जीके भी आपको पूरा मन लगा करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रात 8 बजे जो क्लासेस होती हैं। इसके अलावा हिंदी की
आपको क्लास बेहतरीन तरीके से वो तो देखना ही देखना है, क्योंकि गाइस आप देखो जीके और साइंस तो आपका मिक्स आएगा, है ना, जीके और साइंस 40 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान लेकर के, लेकिन हिंदी आपका गाइस 40 तो अलग स्पेशल हिंदी आएगी ना। अगर आप हिंदी 40 के 40 सही कर लेते हो ये समझ लो, और हिंदी आप सही भी कर सकते हो, हिंदी आपका कोई पहाड़ चीज़ नहीं है, ठीक है, हिंदी आप सही भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा, हर एक क्लास को अटेंड करना होगा। तो मेरे प्यारे भाई आप कोशिश कीजिए कि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, हर एक क्लास को देखिए, पीडीएफ के बाद उसे आप गाइस जब आपको पीडीएफ मिले उसके बाद आप उसे रिवाइज कर लिया करें, ठीक है। मैं गाइस क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ नहीं देता हूं, इसका कारण यह है कि कुछ बच्चे पीडीएफ से ही रीड कर लेते हैं, क्लास नहीं देखते हैं, इसीलिए गाइस मैं पीडीएफ तुरंत नहीं देता हूं, 2-3 दिन बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो बच्चे कहते हैं कि पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ नहीं मिल रही, वो जाकर के पहले टेलीग्राम की फाइल चेक करें उसके बाद कहें। देखो गाइस मैंने 987 या 88 फाइल टोटल पड़ी हुई है टेलीग्राम पर, अगर आप पूरी फाइल को चेक करोगे, आप हर एक क्लास की पीडीएफ को देखोगे, तो मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आप इसके बाद कोई क्लास नहीं देखते हो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये समझ लो मेरी प्यारी भाई, ठीक है। जितनी बुक्स मैंने दे रखी है उतना आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित है कि सिलेक्शन आपके करीब है। अब गाइस समझाने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार आप सभी हैं, ठीक है। कोई गाइस आप यहाँ पर 17-18 साल के नहीं है, ठीक है, उम्र आप सभी की ज़्यादा है और आप समझदार इतने हैं कि समझ सकते हैं आपको क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसका आंसर आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यवसाय पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? मेरी प्यारी भाई मैं हिंदी में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश से हैं वो इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ लेंगे। जैसे व्हाट वर द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द किंग फ्रॉम देयर पीपल इन द वैदिक एज कॉल्ड? मेरे प्यारे भाई इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लिया करेंगे, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, ठीक है, दोनों भाषा में पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहा जाता था मेरे प्यारे भाई बलि, या फिर जिन्हें आप कहते हो सेक्रीफाइस। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने की प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ये कहाँ से लिया गया है? मेरे प्यारे भाई बच्चे ने हमारे पास कमेंट्स किया था कि जो क्लास के बैकग्राउंड है वो पीछे ब्लैक ही रखा करो, क्योंकि रात में क्लास होती है ना, तो गाइस ब्लैक बहुत ही बेहतर होता है, जो कि गाइस आपके आंखों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने देता, ठीक है, इसीलिए गाइस मैं ब्लैक यहाँ पर रखता हूँ। तो देखो गाइस जो सबसे पुराना वेद है आप सभी जानते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, है ना, और ऋग्वेद में ही गाइस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी ऋग्वेद बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि ऋग्वेद में किस नदी को अम्बी तमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है? मेरी प्यारी भाई थोड़ा समझना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऋग्वेद में किस नदी को अम्बी तमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं कि सरस्वती नदी को अम्बी तमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है, बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मेरे प्यारे भाई थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ तो क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई कह क्या रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझना क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वेद के नेम दिए गए हैं और सूची सेकंड में दिया गया है मेरे प्यारे भाई जो उस वेद से संबंधित यज्ञकर्ता थे। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये है आपका यज्ञकर्ता, ठीक है, और पहला है ऋग्वेद, फिर होता नहीं या फिर होती होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, या फिर होत भी ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है।
यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा। मेरे प्यारे भाई, ऋग्वेद में जो यज्ञ करता थे वो थी होर्ती, यहाँ पर होर्ती होना चाहिए। और यजुर्वेद में अथर्ववेद थे, और सामवेद में उद्गाता थे, और अथर्ववेद में ब्रह्मा थे। कहने का मतलब है फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख आया। हाँ तो बताइए, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया। फटाफट आंसर दीजिए, गलती नहीं करने का मेरे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। देखो भैया, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा जाबाल उपनिषद। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध जो थे ये किस वंश से संबंधित हैं। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई, आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो देखो, बुद्ध जो थे ये किस वंश से संबंधित थे मेरे प्यारे भैया, शाक्य वंश से संबंधित थे। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये कहाँ आयोजित की गई। वेयर वॉज द फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये कहाँ आयोजित की गई। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजगृह में। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन जो हैं ये कहाँ दिए थे। मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से पहले लाइक कर दें, उसके बाद हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। पहले क्लास को दिल की गहराई से सभी मित्र लाइक कर दो। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि लाइक करोगे तो आपके 2,000 रुपये 3,000 रुपये हमारे खाते में आ जाएंगे। ना मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुद नहीं कहता कि आप क्लास को लाइक कर दो। मेरे प्यारे भाई, लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। एक सीट आपकी पक्की है, इस बार आप सभी को वर्दी मिल जाएगी। अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है तो सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर दें, उसके बाद हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, मैंने आप सभी को बता रखा है। प्रवचन का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भैया कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। ठीक है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। सही आंसर क्या होगा आपका, सारनाथ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। और आपको नीचे कूट भाषा नजर आ रही होगी, और इसको देखने के बाद आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसमें से किन मतों पर बौद्ध धर्म जो है वो गाइस विश्वास करता है। जल्दी जल्दी आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ये चार के चारों जो लिखे गए हैं, ए बी सी एंड डी, ये चारों गाइस चारों मतों पर बौद्ध धर्म के लोग विश्वास करते हैं। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भैया आपको ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, देख लेना मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन को किस घटना के साथ है। मेरे प्यारे भैया, जल्दी जल्दी आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इनका जन्म से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बुद्ध को प्रबोध जो है ये कहाँ प्राप्त हुआ था। मेरे प्यारे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रबोध। प्रबोध का मतलब ये हुआ कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, गलती नहीं करने का मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इसमें कुछ भी कंजूसी नहीं करने का मेरे भाई, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा।
बुद्ध को प्रबोध कहाँ हुआ प्राप्त हुआ? प्रबोध का मैंने आप सभी को बताएगा अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है मेरे प्यारे भाई कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। लिखा है प्रबोध, तो इनको बोध गया में ही हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो तीन हैं, ये तीन के तीन मिलकर के क्या कहलाते हैं? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो, बुद्ध, धम्म और संघ ये मिलकर के क्या कहलाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? त्रिरत्न कहलाते हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं त्रिरत्न, बिल्कुल सही होगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? थोड़ा समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है वह किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, या फिर राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, या फिर मूल कर्तव्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा उद्देशिका में। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन या फिर किस नाम या नामों से किया गया है? कहने का मतलब है कि संविधान में जो भारत है मेरे प्यारे भाई, इनको किन किन नामों से कहा गया है? भारत तथा इंडिया, या फिर केवल और केवल भारत, या फिर हिंदुस्तान तथा इंडिया, या भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, तीनों नामों से। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, संविधान में हमारे राष्ट्र का यानी कि हमारे जो गाइस है देश का नाम है, ये किस रूप में उल्लेखित किया गया है? भारत और इंडिया के रूप में। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? हालांकि यहाँ पर ये गाइस आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कूट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी आप बता दीजिए कि इसमें ए बी सी डी में से आपको कौन सा कूट भाषा यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है। केवल मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, सुन लीजिए ऑप्शन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है? आसानी से सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है? लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका है केवल और केवल ए, ऑप्शन बी है आपका ए एंड बी दोनों, ऑप्शन सी है आपका मेरे प्यारे भाई समझना कोशिश करना ए एंड सी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको बताना है। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गाइस माना गया है। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भैया? ऑप्शन नंबर ए एंड सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ए एंड सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना। कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? वह शब्द है मेरे प्यारे भाई, आपका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा समझना है, यहाँ पर कूट भाषा का प्रयोग करना है मेरे प्यारे भाई। और ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को देखने के बाद ऑप्शन ए एंड बी एंड सी और डी में बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। इसके लिए 4 सेकंड का समय ले लो और जल्दी जल्दी आंसर दो। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाइस 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ी गई। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जो है ये 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन जो है ये किया गया था। अभी आपसे भी से गाइस क्वेश्चन ये पूछा गया, थोड़ा समझना। अभी आपसे कहा गया कि भारत के संविधान की उद्देशिका या फिर जिन्हें आप कहते हो प्रस्तावना, और इन्हें ही कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा, याद रखना, ठीक है? इसका उपनाम है।
तो भारत संविधान की उद्देश्यता या फिर भारतीय संविधान के गाइस जो प्रस्तावना है, इसमें संशोधन किया गया। आप सभी जानते हैं कि गाइस इसमें धर्मनिरपेक्षता भी मैंने आप सभी को बताया, इसके पहले ये क्वेश्चन आपका आया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखो इसी प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये समझ लो आप। कंपटीशन भी आपका टफ लेवल पर होने वाला है। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत को देखते हुए लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो सभी प्यारे भाई बहन जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक ज़रूर कर देंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखो भैया, कहे क्या रहा है कि भारत के संबंध में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इसका मतलब यह है गाइस कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। थोड़ा समझना, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव, या गाइस कहा जाए सही अर्थ। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? थोड़ा समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा धार्मिक न्याय। जो धार्मिक न्याय है या फिर कहा जाए रिलीजियस जस्टिस जो है मेरे प्यारे भाई, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अभी मैंने आप सभी को बताया, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप जानते होंगे। बताना है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, फंडामेंटल राइट्स, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर प्रिम्बल, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो भारतीय संविधान का गाइस अगर कहा जाए आत्मा जो है ये कहा जाता है तो वो कहा जाता है उद्देश्य का, या फिर कहा जाए तो प्रस्तावना को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर दो, गलती नहीं करने का मेरे भाई, गलती बिल्कुल भी नहीं करने का। देखो गाइज, एक सामाजिक न्याय और एक है आर्थिक न्याय और एक है राजनीतिक न्याय। मैंने क्या कहा? एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। ये तीन प्रकार के न्याय की गाइज व्याख्या की गई है। किस में? तो वो की गई है गाइज, ये व्यवस्था की गई है तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में या फिर प्रस्तावना में। तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, तीन प्रकार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कहने का मतलब है कि जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह क्या है? उस राज्य का ध्वज, या फिर राजधानी, या फिर उसका संप्रभुता, या फिर शासनाध्यक्ष। देखो थोड़ा आप समझना और थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालना, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। देखो भैया, राज्य का तो कोई ध्वज है नहीं, पहला ऑप्शन तो पहला गलत। दूसरा देखो, राजधानी, राजधानी मेरे प्यारे भैया ये तो है नहीं, कोई भी गाइस राजधानी महत्वपूर्ण तत्व तो हो नहीं सकता। शासनाध्यक्ष भी नहीं होगा गाइस, ये भी आपका गलत है। कहने का मतलब है आपका संप्रभुता जो है मेरे प्यारे भाई, ये किसी भी राज्य का एक प्रमुख या महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया और अब हम बढ़ेंगे गाइस साइंस की क्लास की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो कृपया सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। और मैं आप सभी को बता दूं गाइस कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। अगर गाइस आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है, लगता है कि मैं आपके लिए कुछ भी मेहनत कर रहा हूँ,
इस बार आप सभी को एक सीट मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके लिए वर्दी गाइस मान कर चलिए बनी रखी हुई है, केवल पहन लेना है पूरी तैयारी के साथ। अगर आप पूरी जान के साथ लगे हुए हैं तो निश्चित है वर्दी मिलेगी। अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है तो गाइस मैं दावा कर सकता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा। लगता है कि अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर दें। इस जो गाइस क्लास है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जा करके देख लेना। कहीं भी कुछ भी डाउट है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई मेहनत आप सभी को हमारी कैसी लगी, हमारे प्रति आपकी राय क्या है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। भली लगी बुरी अच्छी गंदी जो कुछ भी गाइस आपके प्रति हो वो ज़रूर बताना। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में से इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।